नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल बिहार में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी किसकी दोस्त है। जी हां, दरअसल आपको गठबंधन में दिख रहा होगा कि ये पार्टी उसके साथ गठबंधन में है और दोनों पार्टी एक दूसरे की कस्में खा रही हैं। जैसे आप समझ लीजिए शोले फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती है। पर ऐसा है क्या? आपको बता दें, आप हैरान हो जाएंगे कि आरजेडी के भीतर भी एक बात पर बड़ी तेजी से मंथन चल रहा है कि 67 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर जोरदार परफॉर्मेंस देंगे, एनडीए को नुकसान होगा और इसलिए आरजेडी जीत जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा सोच आरजेडी के मन में है, कई नेता इसकी बात कर रहे हैं, तो दरअसल क्या प्रशांत किशोर वाकई आरजेडी के दोस्त हैं? लेकिन जब आरजेडी से पूछिए तो आरजेडी खुल करके कहेगी कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब भला बीजेपी की बी टीम अगर प्रशांत किशोर हैं तो फिर 67 सीट पर आरजेडी कैसे बैंक कर रही है, जहां उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर एनडीए को करारा नुकसान देंगे और इसलिए आरजेडी जीत जाएगी। ये मेरे पास सूत्रों से खबर है और जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी में अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, नीति निर्धारक में गिने जाते हैं, और वो लोग इस तरह की बात करते हैं। पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक चर्चा महागठबंधन में ही बहुत तेज है कि क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस की गुपचुप वार्ता चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर, जो कि खुल करके कह रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और चुनाव से पहले तो सवाल ही नहीं उठता, और हमने ये भी देखा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी उसमें विलय हो गई। हमें यह भी पता है कि प्रशांत किशोर के मैसेंजर आईपी गुप्ता के पास भी गए थे और बात इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि आईपी गुप्ता से कहा गया कि आप हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में किस तरह का संबंध होगा? और दूसरी बड़ी बात, आरजेडी अगर प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम मानती है तो फिर कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में कैसा संबंध होगा, किस तरह का गठबंधन होगा? और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी जब दिल्ली पहुंचे तो सारी मीडिया कहने लगी कि ये तो एनडीए में जा रहे हैं, एनडीए में बात करने आए हैं। लेकिन कल मुकेश सहनी ने जोरदार तरीके से कहा कि हमारे चौखट पर एनडीए की तमाम पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन हम किसी की तरफ नजर उठा के देख नहीं रहे। महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी सीएम और हम डिप्टी सीएम। क्या जो मुकेश सहनी कह रहे हैं उस पर महागठबंधन में घटक दलों को भरोसा है क्या? और चौथी बड़ी बात कि वाकई आरजेडी सत्ता में आने की सोच रही है तो वो इस दम पर सोच रही है कि प्रशांत किशोर इतनी सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे और इसीलिए एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ न्यू एंट्रेंट आज पान पार्टी, जिसने अपना बड़ा सा कार्यालय बनाया है, औपचारिक तौर पर अपने को स्थापित करने का प्रयास किया है, वो कितना असरदार होगी, किसके साथ जाएगी? महागठबंधन के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और ध्यान रहे आईपी गुप्ता पुराने कांग्रेसी हैं। तो क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं बाइट नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। सरकार ने अपनी दरवाजे खोले, एनडीए की सरकार ने, जदयू भाजपा ने, लेकिन वो लोग अपने हैं ना, वो सारी चीजों से बाज नहीं आ रहे। और एक तरफ महागठबंधन शुरू से हमारे साथ खड़ा है। याद कीजिए कि हमारी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से एक मुलाकात हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसके पार्टी में आईपी गुप्ता है और वो कह रहा है कि राहुल गांधी जी मिलेंगे तो भी मैं रिजाइन करूंगा, उन्होंने मिला। और उन्होंने इसलिए मिला कि वो जानना चाहते थे कि ये तांती ततवा जात का संघर्ष क्या है। ये कौन है अकेला सड़क पे घूम रहा है ये आदमी? क्या कारण है कि 75 बरस से इनको पॉलिटिकल रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? तो हम गांधी मैदान से पहले वो आदमी हमारे साथ खड़े हो गए। तो महागठबंधन तो शुरू से खड़ा दिखाई पड़ रहा है हमारे साथ। एनडीए वाले ने जब गांधी मैदान की रैलियां हुई और उसके बाद भाजपा वाले ने हमारे लोगों को तोड़ने के लिए क्लस्टर वाइज तांती तत्व सम्मान समारोह कर रहे थे, जब फेल हुए तो फिर जदयू वालों ने दरवाजा खोला। चलिए,
तो आपने आईपी गुप्ता को सुना, हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, राहुल गांधी तब मिले जब ये एनडीए की सोच रहे थे, ये पुराने कांग्रेसी रहे हैं, और गुपचुप मुलाकात जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जनसुराज और कांग्रेस की भी हो रही है। तो आखिरकार बिहार की राजनीति में चल क्या रहा, जरा चलते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, और हम इनसे पूछते हैं कौन किसकी बी टीम है, कौन किसका दोस्त है। ज्योति कुमार सिंह भी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ सैयद मसीह उद्दीन साहब जुड़े हैं। मसीह उद्दीन साहब, प्रवक्ता जनसुराज, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। आईपी गुप्ता से आपकी बात हो गई है क्या? आईपी गुप्ता हमारे पार्टी में थे और जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके हितैषी शुभचिंतक तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ही हैं। वो और कहाँ जाएंगे? उनका मन, दिल, दिमाग, राजनीतिक जो आगे का जो उनकी एम्बिशन है, उनके समाज के बारे में जो वो प्लान किए हैं, सोचे हैं, वो सब तो उनको दिखता है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी को भी दिखता है उस समाज में कि उस समाज को और आगे लाना है, बढ़ाना है। तभी तो राहुल गांधी ये जो जाति जनगणना की बात करते रहे हैं वो तो इसीलिए करते रहे ना, इन्हीं लोगों को तो आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं लोगों को तो जो पिछले पंक्ति में है उनको आगे लाना है। इसीलिए तो वो जाति जनगणना पर पार्लियामेंट से लेकर रोड तक संघर्ष करते रहे और अंत में नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर दिए कि जाति जनगणना का ऐलान, गणना करवाने का ऐलान करने के लिए। तो वो तो हमारे साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे, और आगे हम उनके लिए हैं, वो मेरे लिए हैं। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, खुद नहीं कर पाए लेकिन आपने मोदी जी को मजबूर कर दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये भी 60 साल तक सत्ता में रहे लेकिन खुद नहीं कर पाए, पर आपने मोदी जी को जरूर मजबूर किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, मजबूर करते रहिए, अल्टीमेटली जनता को फायदा हो, किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, क्या फर्क पड़ता है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, प्रशांत किशोर भी पार्टी बनाने से पहले आपके पास गए थे कि कैसे मैं कांग्रेस को रिवाइव कर दूंगा, पर्दे के पीछे उनसे भी बात चल रही है क्या? पंकज जी, प्रशांत किशोर जी तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी के ही साथ थे, और ये बात तो प्रशांत किशोर जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि नरेंद्र मोदी जी ने किन काम के लिए बुलाया था उनको और किन कामों में लगा दिया। और प्रशांत किशोर जी ने तो कितने लोगों के साथ काम किया है, कितने पार्टियों के साथ, ममता बनर्जी के साथ भी काम किया है। तो जब वो किए थे तो किए होंगे। अब वो अपनी पार्टी बनाए हैं, उनको लगता है कि हम अब एक नेता के तौर पर लोगों को मदद कर सकते हैं, एनालिस्ट के तौर पर नहीं, ज्यादा उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो वो अपना वो कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन उनको अगर लगता है कि अकेले वो कर रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। और बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इस तरह के अलग अलग बातों को करते हैं समाज में। जब ये देख रहे हैं कि इतनी स्थिति खराब है समाज में, इतनी बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी अभी देखिए कैग का जो रिपोर्ट आया, 70,000 करोड़ का उसमें अनियमितताएं दिखाई गई है। आप उसके अगेंस्ट लड़ना है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको सिस्टम से लड़ना है। तो आप राहुल गांधी को बोलते हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं, आप अन्य अन्य पार्टियों के बारे में जो लोग जो कि एनडीए के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट लड़कर लोगों को मदद करना चाहता है, तो उस पार्टी का तो हमें कोई भविष्य ही नहीं दिख रहा बिहार में। तो हमारे साथ कोई बात होगी ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे सामने आए हैं जो जोरदार तरीके से बिहार में कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। उनकी आवाज में बुलंदी भी है, लग रहा है कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं बिहार में, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है इनकी आवाज में, जिस तरह तरीके से बुलंदियां हैं। पर मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास भी आ रहा हूं, पर एक सवाल यह पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं, मेरे पास जो सूचना है
कि आप लोगों ने ये प्लान किया हुआ, और खास तौर पर आरजेडी ये प्लान कर रही है कि 78 मेरा विधायक है, 65 तो हम जीत जाएंगे, और बाकी 67 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे और इसलिए हमारी सरकार बन जाएगी। वहां हम जीतेंगे इसलिए हमारी सरकार बन जाएगी। तो प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या आपकी बी टीम है? देखिए पंकज जी, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं और इतने अनुभवी हैं कि प्रवक्ताओं को इधर से उधर कहीं ना कहीं आप ट्रैप करना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि अभी हम 10 तारीख से राहुल गांधी का एक पदयात्रा वहां निकल रहा है, न्याय यात्रा बिहार में निकल रहा है, जिसमें बहुत जगह पर तेजस्वी भी साथ रहेंगे। हमने एक कमेटी बनाया है जिस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, और हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और आपको हर बात पता है। और हम प्रवक्ता होते हुए भी आपको खबरें हमसे पहले पता होती होगी कांग्रेस पार्टी की और इसकी, फिर भी आप हमें बोल रहे हैं कि आप बताएं कि जन स्वराज के साथ अंदर अंदर क्या बात हो रही है, कैसे संभव होगा? बताइए, आज 4 तारीख हो गया, 5 तारीख को हम कल कर्नाटक में हमारा, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में एक हमारा एक बहुत बड़ा एक कर्नाटक में एक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अनियमितताओं के बारे में। उसके बाद हम लोग 7 तारीख को एक यहाँ पर यात्रा मीटिंग करेंगे दिल्ली में गठबंधन का, और 8 तारीख को हम पदयात्रा निकालेंगे, साथ साथ करेंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? आप बताएं कि हम तेजस्वी जी से भी बात कर रहे हैं और प्रशांत जी से भी बात कर रहे हैं, है संभव? तो इस तरह प्लीज लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा सम्मान है लोगों में, आपकी बातों को, आपके प्रोग्राम को लोग देखता है, तो वो संभव नहीं है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार इस बार, अभी जो न्याय यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, आपको चारों तरफ, जो अभी कानों से सुन रहे हैं, आपको चारों तरफ जन सैलाब दिखेगा लोगों का, जो बेरोजगार लोगों का, पलायन करते लोगों का, जो अत्याचार, जो क्राइम से जो पीड़ित हैं उन लोगों का, महिलाओं के साथ जो पीड़ित हैं उन लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, सब लोगों का आप जन सैलाब देखेंगे जब राहुल गांधी बिहार में 10 तारीख से 16 दिनों में 18 डिस्ट्रिक्ट में जब वो पदयात्रा करने लगेंगे। चलिए ठीक है, वो जन सैलाब हम कवर भी करेंगे, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे भी, आपसे वादा करते हैं। लेकिन हमारी जानकारी अगर कुछ गलत होती है तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिए। कई बार आप मजबूर भी होते हैं, सच की जानकारी आपको होती है पर औपचारिक तौर से आप कह नहीं सकते कि ऐसा होने जा रहा है। पर सबको पता है कि राजनीति में दिखाने के लिए क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है। अगर इतना ही सब स्मूथ है तो आप औपचारिक तौर पर क्यों नहीं कहते कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं अभी तक? ये दिक्कत है। मैं अभी आपके पास आऊंगा, 3 सवाल पूछा, अभी हमारे और भी पैनलिस्ट हैं, आपको बहुत मौका देंगे। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, भले ही ये बार्गेन के ही तौर पर हो, भले ही ये अभी की तैयारी पोस्ट पोल अलायंस के लिए हो, ये भी संभावना है, क्योंकि बहुत तरह की संभावनाएं होती है ना राजनीति में। राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल होता है। सैयद मसीहुद्दीन साहब, इन दिनों आप बीजेपी को खूब टारगेट कर रहे हैं, एक से एक नेता को चुन रहे हैं, उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, और हम लोग खूब दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हमें बात जो सही लगती है हम दिखाते हैं, ये बात आप जान लीजिए। पर एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आपको लेकर के आरजेडी ज्यादा उत्साहित है, उसको लग रहा है कि 67 ऐसी सीटें हैं, और इलाका भी बता देता हूं जहां पे एनडीए जीतती है, उनको लगता है कि मोतिहारी में जन स्वराज बहुत मजबूत है, सीतामढ़ी में जन स्वराज मजबूत है, ऐसे कुछ कई जिले हैं जहां पर एनडीए जीतती है, लेकिन उनको लग रहा है 67 सीटें उन्होंने चिन्हित कर लिया है, यहां पर जन स्वराज बीजेपी को जोरदार धक्का देगी, आरजेडी को फायदा मिलेगा। आरजेडी का कैलकुलेशन कहता है कि 78 में से 65 तो हम जीत ही जाएंगे, और 30-35 सीट हमारे एलाइज के आ जाएंगे, और बाकी जो ये 67 सीटें हैं इसमें भी हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और कंफर्टेबली हमारा सरकार बन जाएगा। मतलब महागठबंधन की सरकार बनाने में आपकी भी भूमिका होगी, ऐसा आरजेडी मानती है, हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, बहुत बहुत सुंदर आवाज आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने मोतिहारी पेतिया के ही इलाके से 2 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा शुरू की थी, और आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में उनकी पदयात्रा हुई और लगातार
बदलाव यात्रा हो रही है। प्रशांत जी, हमारे जन स्वराज वहां पर अनपैरेलल है। हमारे सामने कोई नहीं है। गंगा उस पार के मैक्सिमम इलाकों में हम आज एक नंबर की स्थिति में। हाँ, गंगा के दक्षिण के इलाके में जहां प्रशांत जी की पदयात्रा नहीं हुई और संगठनात्मक काम थोड़ा देर से हुआ, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर दिन रात कार्यरत लगे हुए हैं। जिला संगठन, अनुमंडल संगठन, प्रखंड स्तर का संगठन, पंचायत स्तरीय संगठन और बूथ स्तर की कमेटी, हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि बदलाव की पूरे बिहार में लहर है। आप देख रहे होंगे कि प्रशांत जी की सभाएं अगर रात में भी हो रही हैं तो रात में भी 10,000, 15,000, 20,000 लोग रात में भी इंतजार कर रहे हैं। दिन में तो उनकी सभाओं में अनपैरेलल भीड़ होती है, लेकिन रात में भी एक आकर्षण है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को लगता है कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और राजद और कांग्रेस गठबंधन, इनसे हम मुक्त होकर के बिहार में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। तो हम आपको बताना यह चाहते हैं कि बिहार के जो लोग देश के अन्य राज्यों में हैं, चाहे वो प्रवासी विद्यार्थी हो या प्रवासी मजदूर हो, आप हमें ये बताइए, कांग्रेस से गुपचुप आपकी बातचीत चल रही है क्या? और दूसरा, आरजेडी आपको लेकर के खुशी मना रही है कि 67 सीट पर आप एनडीए को नुकसान देंगे और इसलिए महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। ऐसा है क्या? आप ये बताइए। ये ख्वाब देख रहे हैं। पहले तो आपको हम बता दें कि हमारा पक्ष और स्टैंड पूरी तरह क्लियर है कि प्री या पोल अलायंस, हम किसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे, चाहे इलेक्शन के पहले हो या बाद में हो। हाँ, मिलने जुलने का मामला तो यह है कि रोजाना कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी से जब वो पटना में उपलब्ध होते हैं उनसे मिलते हैं। अभी जो जदयू में गांव गए हैं कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता श्री अशोक राम जी, वो भी जन स्वराज में ही आना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि टिकट हमको पहले से फाइनल कर दिया जाए। तो हम आपको ये बताना कि भाजपा हो, आज भी जदयू के अनेक लोग ज्वाइन करने वाले हैं मगध के कई इलाकों में। तो हमारे दल में नहीं, ठीक है, आपकी लोग आ रहे हैं और हमारे नेता से मिल रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए आपको बता दें, एक बात तो बहुत साफ है, अभी बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में आएंगे जिनको टिकट मिलने की संभावनाएं नहीं होंगी, वो भी आएंगे आपकी पार्टी में। ये बता दें, जिनको एनडीए में नहीं मिलेगा, महागठबंधन में नहीं मिलेगा और उनको लगता होगा हम चुनाव जीत सकते हैं, वैसे लोगों की भी संख्या बहुत होगी। अब आप कितनों को टिकट दीजिएगा वो तो आप जानिए, ये आपके अंदर का मामला है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, आरजेडी एक तरफ कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, दूसरी तरफ आरजेडी खुश है कि 67 सीट पर आप बीजेपी एनडीए को हराएंगे, तो आप दरअसल किसकी टीम है? और ये भी मेरी जानकारी है कि आपकी कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, तो ये हो क्या रहा है? पंकज जी, ये राजद और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल मामला है, जो गठबंधन इनके बीच में है, उनको क्यों उगलवाना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में तेजस्वी किसके लिए काम कर रहे थे? गिरिराज बाबू के लिए काम कर रहे थे बेगूसराय में, जो सबसे कमजोर उम्मीदवार था, खोज के भेजा गया बेगूसराय में कि वहां वो गिरिराज बाबू जीत जाए। वहां पूर्णिया की सभा में तेजस्वी ने क्या कहा कि आप इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। वही बात उन्होंने सीवान में कही। तो किसकी मैच फिक्सिंग है? जो इनका भ्रष्टाचारी प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, जिस पर जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहा है, उसके बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता श्रीमती राबड़ी देवी कहती हैं कि वो मेरा मुंह बोला भाई है। कौन मुंह बोला भाई है? किसका रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से? ये जो अभी एक भ्रष्ट व्यक्ति जिसे राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था नवंबर 1999 में, श्री राकेश कुमार सम्राट चौधरी को भ्रष्टाचार के आरोप में जो आदमी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, जिसके कार्यों पर तत्कालीन राज्यपाल श्री सूरज भान जी ने कमेंट किया, उसका किसके साथ अच्छा रिश्ता है? तेजस्वी के साथ अच्छा रिश्ता है। इसलिए चलिए बिल्कुल मुझे लगता है लंबे समय से मनीष पांडे जी इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। मनीष पांडे जी,
ये क्या है? वह प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम, आरजेडी 67 सीट पर दिमाग लगाए हुई है कि प्रशांत किशोर आपको हराएंगे, आरजेडी की सरकार बन जाएगी। आरोप लग रहा है बी टीम सरकार महागठबंधन प्रशांत किशोर की मदद से बनाएगी, ये भी बात चल रही है। तीसरा कौन किसके साथ है, इसको लेकर के भी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है। मुकेश सहनी आते हैं, वो खुल करके कहते हैं मैं महागठबंधन में हूं, लेकिन होता है कि एनडीए से बातचीत चल रही है। आईपी गुप्ता ने आज हमारे शो में कह दिया, आपने देखा हमारे संवाददाता बात कर रहे थे कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी से बात हो गई। लेकिन सवाल उठता है कौन किसके तरफ दरअसल है, किसकी मदद पहुंचा रहा है, किस गठबंधन में है पर मदद किसकी पहुंचा रहा है, ये चल क्या रहा है? क्या बीजेपी को ये सब पता है? ऐसा है पंकज जी, जिस प्रकार से 2020 के चुनाव हुए, 2015 के चुनाव हुए, 2005 के चुनाव हुए, उसी प्रकार मुझे लगता है 2025 के भी चुनाव होंगे। और ये चुनाव एक ही मुद्दे पर होगी कि बिहार की जनता जंगल राज चाहती है या जंगल राज से मुक्ति चाहती है। अब इसी मुद्दे पर जो भी लोग हैं वह अपने अपने गुटों के आधार पर एक दूसरे को समर्थन करेंगे, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, और यह दिखता भी है। देखिए, आपने प्रशांत जी का नाम लिया। अब मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जब प्रशांत जी की बात आती है तो मुझे दिल्ली का एक नेता की याद आ जाती है, लेकिन उसके अपडेटेड वर्जन जरूर हैं प्रशांत किशोर जी। मुझे याद है, सरकारी बंगला नहीं दूंगा, कट्टर ईमानदार पार्टी हूं, सरकारी गाड़ी से नहीं चलूंगा, बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने की थी। लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारा भ्रष्टाचार, वो उस स्तर तक गिरने का काम दिल्ली की जनता और देश की जनता ने देखा। बिहार में भी जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, जब मैं एक जिले में अध्ययन करता हूँ, चूंकि हम लोग कई जिलों में लगातार संगठन का काम करते जाते हैं, तो जो ऊपरी जो चीज़ें दिखती है एक पार्टी की जिसका नाम है जनसुराज। हालांकि ये अलग विषय है कि गांधी जी भी अब गायब हो रहे हैं। एक दलित की खोज हो रही थी, बड़ा उसके ऊपर हंगामा हुआ था, आप लोगों ने कई डिबेट कराए थे, लेकिन वह दलित अध्यक्ष कहाँ है, किधर है, वह दिखता नहीं है। वन मैन शो की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी बनकर जनसुराज रह गई है। जो भी एक दो लोग जुड़े थे कुछ महीना पहले, जो चेहरे थे, वो भी बेचारे, उनको भी रुखसत होकर, बड़ा बेआबरू होकर तेरे कुछे से हम निकले वाली स्थिति आ गई। यानी कि खाता न वही, प्रशांत किशोर जो कहे वही सही। और जब मैं देखता हूं खर्च की बात, इसलिए आपने चूंकि कांग्रेस से जोड़ा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा पंकज जी कि लगभग 100 करोड़ रुपए का महीने का खर्च जो दिखता है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने एक जिले में जब अंदाज लगाया कितनी गाड़ियां चल रही है, कितने कार्यकर्ता, और कुछ उसी के कार्यकर्ता है जो प्रोफेशनल रूप से जुड़े हैं। पंकज जी थोड़ा मेरे जवाब एक दिन ले बात हो रही थी, नहीं, मैं बिल्कुल आपको तुरंत मौका मिलेगा, आप इनको बोलने दीजिए। हाँ, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये 100 करोड़ रुपए महीने, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, लेकिन जो पार्टियां खर्च कर रही है, तो पर कहीं न कहीं कोई बैकअप तो मिल रहा है। मनीष जी, दो बातें सामने आती हैं। आरोप आप पे लगता है कि ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, आप इनको छोड़े हुए क्यों हैं? ये आरोप तो आप पे लगता है क्योंकि आप किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक पहली बात। और दूसरी बात, ये भी बड़ा गंभीर आरोप है कि आपके अध्यक्ष को जम करके कोसा इन्होंने, पर अभी तक यकीन मानिए आपके तरफ से कोई जवाब इस तरह का नहीं आया जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। और इसलिए तो नहीं कि आप कहते हैं मैं बोलना चाहता हूं पर बोलना नहीं चाहता हूं, यह मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि भाजपा चुप रहे यह बहुत रेयरली देखा गया। भाजपा आक्रामक पार्टी है, भाजपा चुप क्यों रह रही है? आप अपने नेता को घिरते हुए देख करके भी चुप क्यों हैं? और जिस मसले पर प्रशांत किशोर ने घेरा, उस पर तो जवाब आपका कोई पुख्ता नहीं है, ये भी सच है। पंकज जी, आपने ज्योति जी को लगातार बोलने दिया, लगातार उनकी बातें सुनी। मेरी बात तो अभी शुरू ही हुई है। मुझे थोड़ा सा अपनी बात, चूंकि आपने कांग्रेस और पीके का संबंध जो है उस पर ही डिबेट बुलाया है, मैं चाहूंगा थोड़ा पहले उस विषय को क्लियर कर ले।
मैंने इसीलिए कहा कि प्रशांत किशोर ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात की चर्चा करी। आप एक बार दिलीप जी वाले विषय पर रखिएगा, मैं उस पर आ जाऊंगा और पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना देर आपको बहस रखना होगा मैं उसका जवाब दूंगा उस विषय पर भी। नहीं, मैंने लेकिन एक दो देखिए, दिन एक व्यक्ति रखा चाहता था, है- 1-2 दिन रखा था। नहीं, बिहार बीजेपी ने प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया, ये मैं आपको बता नहीं, सकता नहीं, हूं। फिर भी इसीलिए कह रहा फिर हूं। भी मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। बहुत जल्दी तीसरी बिल्कुल किस्त स्वीकार में कीजिए। रखूंगा, तीसरी किस्त में बिल्कुल रखूंगा, स्वीकार कीजिए प्रॉमिस है। पंकज जी। हाँ। कब तक हम लोगों की मैं तीसरी इसलिए कह किस्त रहा आ हूं कि जाएगी? किसी व्यक्ति कब तक हम लोगों की एक-दो- तीसरी किसी किस्त आ व्यक्ति को जाएगी? अगर मशहूर होना हो, किसी व्यक्ति को मशहूर होना हो या चर्चा में आना हो, तो एक एक करके किसी के नाम पर कोई बात कर दीजिए। अब इतना ही बात तो नहीं रहा। मैंने कहा जब आप प्रशांत किशोर को उनके खर्चे के बारे में कहेंगे, पूछेंगे, तो वो कहेंगे क्या कि मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देते हैं। अरे भाई, कौन शुभचिंतक है उसका नाम तो क्लियर कीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी शुभचिंतक है जिसकी आप चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं? तो देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि 2025 का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से जंगल राज के खिलाफ या जंगल राज के समर्थन में होने वाला है। बिहार की जनता जानती है कि जरा सा भी चूक होगा तो फिर से बिहार में जंगल राज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए कोई तीसरा मैटर यहां पर है नहीं। नई चीजें जब भी बाजार में आती है तो जो ग्राहक होते हैं उसकी उत्सुकता उस उत्पाद पर जरूर रहता है। नहीं, ठीक, वो दिखता है, ठीक, थोड़ा सा ठीक, फैशन शो ठीक, लगता है, ठीक है। लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं उस उत्पाद को लोग पहनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, यह जरूरी नहीं है। ठीक। इसीलिए जिस नए उत्पाद की मैं चर्चा आप कर रहे हैं बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल आपके पास आ उसका रहा हूं। बिहार की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला नहीं। आपके पास आ रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ज्योति जी जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ज्योति जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। देखिए पंकज जी, बात क्या है जो आप बात कह रहे हैं और जो शंका हो रही है चारों तरफ समाज में, देश में और पूरे बिहार में। अगर कांग्रेस पार्टी के पास अकाउंट में पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी उसको सीज करवा देते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, आपके पास ये सवाल आपके दिमाग में आया, ये प्रशांत किशोर का क्यों नहीं ईडी सीबीआई भेजकर चेक करवाते हैं कि पैसे का जो ये शंका करते हैं और टीवी पर आकर बोलते हैं, आप वहां भेजकर देखें, बात कराएं। आप कांग्रेस के तो आप अकाउंट को सीज कराते हैं। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का ही निर्देश है कि आप अगर उस जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी का उसको हटाना है, उसको बदनाम करना है, तो प्रशांत किशोर के माध्यम से करवा रहे हैं। ये बीजेपी का ही इंस्ट्रक्शन है और बीजेपी और प्रशांत किशोर का ही अंदर अंदर का ये मामला है। ये प्रशांत किशोर से अपने डिप्टी सीएम को भी, उनको भी इंसल्ट करवा रहे हैं, उनके भी कच्चे छिट्टे छुड़वा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जब इतने, अगर प्रशांत किशोर जी ने अगर इतने चिट्ठे आपके खोल दिए, इतने एविडेंस ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस महिला के जिसकी मां है, जिसकी मां है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाकर उसको बतवाया, एफआईआर की चर्चा की, कब अरेस्ट हुआ उसकी बात की, कब चार्जशीट हुआ उसकी बात की, क्यों नहीं हटा पा रहे? क्यों? क्योंकि वो एक समाज से जायसवाल जी आते हैं, उस समाज को दुखित नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ वो दिखाना चाहते हैं और दूसरे तरफ उनको बाध्य करना चाहते हैं कि आप खुद से रेजिग्नेशन दे दो, लेकिन खुद से नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नहीं बोल रहा है, वो प्रशांत किशोर से बोल रहा है। तो ये गठबंधन तो प्रशांत किशोर और बीजेपी की है, जो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ये मुझे कहना था। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये आपका कहना है। डॉक्टर संजय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास जानकारी है प्रशांत किशोर और कांग्रेस की भी बात चल रही है। पता नहीं इस बात में कितना दम है। आप पूछेंगे मेरा सोर्स क्या है, तो सोर्स तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन महागठबंधन में भी इसकी चर्चा है। कोई बीजेपी का आरोप है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। जन स्वराज और कांग्रेस में बात हो रही है। दूसरी तरफ मेरे पास ये भी जानकारी है कि आरजेडी ऐसा मान रही है कि 67 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर एनडीए को डेंट पहुंचाएंगे और वो सीट आरजेडी जीत जाएगी। मतलब प्रशांत किशोर के बहाने आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये चल क्या रहा है? कौन किसकी बी टीम है? कौन किस से बात कर रहा है? कौन किसका दरअसल दोस्त है? ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आईपी गुप्ता की बात आई, उन्होंने खुलेआम कह दिया मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं, पर यकीन मानिए वीआईपी पार्टी पर कांग्रेस का भरोसा नहीं
और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली पहुंचे तो आपने देखा मीडिया में किस तरह की बात चलने लगी, जबकि वो महागठबंधन में बने हुए हैं। तो सवाल यह है कि कोई गठबंधन से बाहर है तो दोस्त है, कोई गठबंधन के भीतर है तो दुश्मन है, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है, और कोई बाहर है तो उसको काउंट किया जा रहा है कि वो हमारी जीत की वजह बनेगा और हमारी सरकार बन जाएगी। तो दरअसल जो गठबंधन में है उस पर भरोसा नहीं, जो बाहर है वो सरकार बनवा रहा है, जो खुल करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे मिल रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है डॉक्टर संजय? ये तो वही लोग बेहतर बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ये उनकी बी टीम है, वो कह रहे हैं कि उनकी बी टीम है। राजनीति में विचारधारा अब गौण हो गया है। पार्टियां पहले बनती थी विचारधारा के स्तर, अब जब विचारधारा गौण हो जाता है तो फिर सत्ता की हिस्सेदारी और सत्ता का बंटवारा हर पार्टियों की प्रायोरिटी हो जाती है, और वो सत्ता का बंटवारा और सत्ता का जो हस्तांतरण होता है उसके रास्ते बिहार में होकर के जाता है जाति के होकर के। तो जब चीजें जब वहां से तय होने लगती है तो फिर जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऐसा क्यों है कि गठबंधन के अंदर में रहने के बाद भी कोई और संभावना लोग तलाश रहे हैं, कोई बाहर है तो गठबंधन के अंदर की संभावना तलाश रहे हैं। ये सारा खेल है सीट को लेकर के कि कौन किनके सीट को ले पाएंगे, कौन किनको सीट से वंचित कर देंगे, इसको लेकर के ये संभावनाएं तलाशी जा रही है। अब प्रशांत किशोर जी एक थर्ड फोर्स के रूप में बिहार में इमर्ज किए हैं। कितना जीत पाएंगे कितने हार पाएंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फोर्स तो है जो लोगों के आई कैचिंग बने हुए हैं, लोगों की नजर में आ गए हैं कि प्रशांत किशोर जी भी एक फ्रंट है, एक ताकत है। वो थर्ड फ्रंट का लीजिए, फोर्थ फ्रंट का लीजिए, जो का लीजिए, एक फ्रंट वो भी है। रह गई बात कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दोनों गठबंधन के साथ जो पार्टियां हैं वो क्यों चाहेंगी कि कोई और थर्ड फोर्स आ जाए, कोई और थर्ड फ्रंट की बात हो जाए जिसके लिए वो वैसी कह रहे हैं। तो उसमें ये संभावना बहुत दिनों तक ये भी तो चला कि प्रशांत किशोर जी और चिराग पासवान की नजदीकियां काफी बढ़ गई है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की बात चल रही है कि कांग्रेस से अंदरूनी कुछ नेताओं का मेल मिला। कल ही तो वो डॉक्टर अशोक राम जो थे वो कांग्रेस छोड़ करके जेडीयू में ज्वाइन कर। तो कौन किस समय, अभी तो टिकट का बंटवारा तो होने दीजिए और टिकट से वंचित होने दीजिए। जब वो टिकट से वंचित होंगे तो सारे लोगों के सुर बदल जाएंगे, उनकी भाषा बदल जाएगी। और बिहार बड़ा इस बार क्लासिकल एग्जाम्पल देगा कि परिणाम आने के बाद भी बहुत सारी संभावनाएं बची रहेगी कि कौन किसके साथ जाकर के खड़ा होंगे। और अभी तो कुछ दिन पहले ही ना, जब जो नई सरकार बनी, जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चले गए थे और महागठबंधन से निकल करके फिर जब एनडीए के साथ हुआ है तो वैसे विधायक जो किसी और पार्टी के साथ थे बैठ कहीं और रहे थे। तो ये प्रशांत किशोर, ये एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये टीम बी हो, टीम ए हो, टीम सी हो, टीम डी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि प्रशांत किशोर जी सब लोगों की नजर में है, ये किनका खेल बिगाड़ेंगे और किनका खेल बनाएंगे। निश्चित रूप से अगर 67 सीटों पर आरजेडी ने होमवर्क किया है कि प्रशांत किशोर वहां एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे, तो एनडीए तो निश्चित रूप से उन 67 सीटों पर अलर्ट मोड में आ जाएगी। और एनडीए को लग रहा है कि यहाँ ये इंडिया गठबंधन का खेल प्रशांत किशोर बिगाड़ देंगे, तो वहां पर एनडीए अलर्ट हो जाएगी। लेकिन लबोलुआब मामला यही है कि प्रशांत किशोर जी का एक्सेप्टेंस तो कहीं ना कहीं है। वो फलक 5% का है, 10% का है, 15% का है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंस तो हो रहा है। तब तो किसी के खेल बनने और किसी के खेल बिगड़ने की बात चल रही है। अब अंदरूनी इनका कांग्रेस के साथ क्या चल रहा है ये तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते। नहीं, ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कई बार लोग मिलते हैं ना, भविष्य की चिंता भी रखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सैयद मसीहुद्दीन साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं मनीष पांडे जी, आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। सैयद साहब, बात तो ये होती है आप किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, तो क्या प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे पर पोस्ट पोल तो कर सकते हैं ना? ये तो आपको भी पता है कि अभी आपको पूर्ण सत्ता नहीं मिलेगी,
अगर पूर्ण सत्ता नहीं मिली तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए आप महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे नेता ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि ना प्री पोल अलायंस होगा ना पोस्ट पोल अलायंस। हम नहीं, पर हम ऐसा सभी बिहार के सिनेरियो बनेगा जहां पर 243 सीटों आपके पर- समर्थन की जरूरत होगी, तब क्या करेंगे? चुनाव चाहेंगे आप? पंकज जी, हम आपसे विनती, निवेदन और आग्रह करेंगे कि बिहार के बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय जी, उनको कहिए कि कुछ जिलों में घूम लें। पूरे बिहार में बदलाव की एक लहर है। 35 सालों से जो लालू जी और नीतीश जी का जो कांग्रेस के साथ और भाजपा के साथ अलायंस जो चला है, उससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। वो नया पॉलिटिकल टेस्ट चाहती है, पॉलिटिकल स्वाद बदलना चाहती है बिहार की जनता। और इस पॉलिटिकल स्वाद में निश्चित रूप से जन स्वराज को पूर्ण बहुमत मिलेगा। अभी डॉक्टर संजय जी ने कहा कि वो आई कैचिंग है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सिर्फ आई कैचिंग नहीं, वो वोट कैचिंग मशीन का नाम प्रशांत किशोर है। इस बार पहली बार धार्मिक उन्माद के नाम पर नहीं, जातीय हिंसा के नाम पर नहीं, बुनियादी सवाल पर बिहार की जनता जो पलायन की पीड़ा, जिसको भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर ने विदेशिया और विरह में जिस पीड़ा को व्यक्त किया था, उसको वाणी दी है प्रशांत किशोर जी ने। चाहे पलायन का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, बुजुर्गों के सम्मान का सवाल हो, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल हो, किसानों के खेत को आय परक बनाने का सवाल हो, ये सब सवाल पहली मर्तबा इन लोगों के जबान पर आ रहा है। ये हमारे इश्यूज को चुरा करके ये लोग इन सवालों को रख रहे हैं। आपने देखा है, इस देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन हम दे रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग इत्मीनान से जाके गुजरात में मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे। तो इनके जो श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विस्तारवादी नीति है पलायन के साथ बारे में, पलायन की जो उनकी विस्तारवादी नीति है ट्रेन से यहाँ भेजने का, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ठीक है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सैयद साहब, आप पलायन मुक्त बिहार बनाना ठीक है, पलायन मुक्त बिहार बनाने के लिए यही तो मैं पूछ रहा हूं। पलायन मुक्त बनाने के लिए एक तरफ आरजेडी खुश है कि 67 सीट पर आप एनडीए को हराएंगे, दूसरी तरफ मेरे पास सूत्र बता रहे हैं कि आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। दरअसल आपके दिमाग में भी है ना कि लालू नीतीश मुक्त बिहार हो, तो हो सकता है उसके लिए आपके संबंध चिराग जी से अच्छे हैं, कांग्रेस से भी अच्छे रहे, कुछ आप इस तरह की मुलाकात कर रहे हो। क्योंकि नीतीश मतलब तो बीजेपी भी होता है, बिहार में बीजेपी नीतीश एक साथ है। तो बीजेपी, नीतीश, लालू, इन सब को माइनस करेंगे तो आपको कांग्रेस की जरूरत तो पड़ेगी, चिराग की जरूरत तो पड़ेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर यह मुलाकात हुई है तो क्या यह पोस्ट पोल के लिए हुई है, और पोस्ट पोल में आप इन लोगों के साथ आ सकते हैं? इसका जवाब आपने दिया नहीं आ सकते। सवाल यह है, मनीष पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष पांडे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बार बार आरजेडी कहती है आपकी बी टीम है, पर खुश होती है 67 सीट पर प्रशांत हराएंगे किसको? तो बीजेपी को। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि वाकई प्रशांत किशोर आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे और आरजेडी को कम पहुंचाएंगे? थोड़ा सा मुझे गंभीर चर्चा हो रही है, थोड़ा मुझे पंकज जी बोलने दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनस्वराज के अपने प्रवक्ता भाई मशीउद्दीन भाई की खुशी देखकर समझ सकता हूं कि इनका टिकट जरूर फाइनल हो गया है। उत्साह भी काफी दिख रहा है इनमें, तो खैर आपको मुबारक हो सबसे पहले। हम बदलाव, दूसरी बात है, देखिए पंकज जी, हम चुनाव उम्मीदवार नहीं है। नहीं, खुशी तो आपकी वही जाहिर कर रही है। चलिए ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। सरकार बनने की खुशी है। देखिए ऐसा है पंकज जी, अभी बदलाव की खुशी है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं उसकी खुशी है। देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मैंने बिहार की राजनीति में देखा है, खास करके मीडिया के क्षेत्र में, कि अब तो पप्पू यादव वैसे भी सांसद हो गए, लेकिन जब सांसद नहीं होते थे ना तो उनके एक एक स्टेटमेंट पे डिबेट हुआ करता था। कि प्रशांत किशोर जी को अगर इस तरीके से देखिए कि हर सीटों में कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा खड़ा हो जाए जो किसी न किसी का वोट काट ले और किसी न किसी को जाने अनजाने में फायदा पहुंचा दे,
मैं तो इससे ज्यादा और बहुत ज्यादा कुछ देखता नहीं हूं। मैं तो देख रहा हूं कई ऐसी जगहों पर, कई ऐसी सीटों पर जो बेचारे आज साल भर से प्रशांत किशोर जी के साथ घूम रहे थे, अब वो गायब हो गए और कई मालदार ऐसे लोग हैं जो आ गए हैं और लगता ऐसे है जैसे भीतर से उनको कंफर्म कर दिया गया है। अब वो बड़ा नियमित रूप से रूटीन बनाकर क्षेत्र के भ्रमण में लग गए हैं। तो देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं इनको देख रहा हूं जैसे हर क्षेत्रों में कोई निर्दलीय लड़ जाता है तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरीके से एक सुनियोजित तरीके से सजाए हुए ढंग से हर 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना और किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं। देखिए, जहां तक भीड़ की बात अभी प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में, पंकज जी आप भी पता लगाएंगे, वो टेम्पू पर या साइकिल पर छोटा छोटा माइक लगाकर कभी कभी चादर वादर बेचने आ जाता है तो महिलाओं की भीड़ लग जाती है। बहुत लोग, कभी कोई गमछा बेचने आ जाता है, लेकिन उत्पाद को जब नजदीक से देखता है, प्रोडक्ट को देखता है, तो कुछ लोग लेता भी है, कुछ लोग छोड़ देता है। लेकिन नई चीजें हैं, अभी लोग तो सुनेंगे ही भाषण, कौन है, क्या है, कैसा है। अब राहुल जी अभी आएंगे मान लिया जाए, तो बिहार की जनता तो देखना चाहेगी इंदिरा गांधी जी का। आप मानते हैं मनीष भाई, आप मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी की चाय भी एक उत्पाद था? एक उत्पाद था श्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचना भी, और आपने चाय ही बेचा था 2014 में। वो नहीं, चलिए, वो तो उन्होंने साबित कर दिया ना। भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप चूंकि गॉडसे की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इसलिए सोच आपकी उत्पाद आधारित है। यहाँ बदलाव आधारित व्यवस्था है। नहीं, आप मसीउद्दीन भाई, मैं आपको शब्दों के चयन में गलती कर रहे हैं। मसीउद्दीन भाई, मैं आपको जिन्ना की विचारधारा मानने वाला तो कहूंगा नहीं, मैं आपको जिन्ना का विचारक तो कहने वाला नहीं। आप भले मुझे गोडसे का कह दीजिए, अलग बात है। गांधी और अंबेडकर की विचारधारा के नहीं, लेकिन मैं जिन्ना का आपको नहीं कहूंगा ना, मैं आपको जिन्ना का नहीं कहूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, विचारधारा के साथ है कि प्रशांत जी की बात आई है। देखिए, प्रशांत जी की बात है, हाल में प्रशांत जी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। सुनिए ना, आप इलेक्टोरल रोल सुनिए ना, बोलिए, जो इलेक्टोरल रोल का जो घोटाला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उद्भेदन किया, पहले सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। मैं आपको बड़ी धैर्य से तरीके से सुन रहा था, मैं सुन रहा था, हम भी सुन रहे थे, कहने आपके शब्द अभी हाल में, अरे कोई आपत्ति नहीं है, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं क्या, मैं कह रहा हूं यही चीज कि अभी हाल में प्रशांत किशोर जी ने कहा था, प्रशांत किशोर ने कहा ना कि या तो मुझे 10 सीटें आएंगी या मैं सरकार बनाऊंगा। प्रशांत किशोर जी का ही कहना है ना, मैं कोई नई बातें थोड़ी कर रहा हूं। और प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा है कि मैं दारू बेच के बच्चों को पढ़ाऊंगा, बाप को दारू पिलाऊंगा, उससे जो राजस्व की वसूली आएगी उससे बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरा कहा हुआ नहीं है, यह प्रशांत किशोर जी ने ही कहा है। तो देखिए, वो एक राजनीतिक दल बना के घूम रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इतना अवश्य भी हाल में उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के पास गया था और मैं जिस फॉर्मूले पर अभी बिहार में काम कर रहा हूं, उसी फॉर्मूले को मैंने कांग्रेस को कहा था करने के लिए, और थोड़ा बहुत कांग्रेस अभी वो कर भी रही है। तो इस बात से तो स्पष्ट रूप से यह तय हो गया कि जो फॉर्मूला देकर राहुल गांधी को आए थे प्रशांत किशोर, उसी फॉर्मूले पर वह बिहार में काम कर रहे हैं। यह मेरा कहा हुआ नहीं है। अभी एक चैनल को 1 सप्ताह पहले जो प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू में जो बातें कही है, मैं वही अक्षर से वही बातें कह रहा हूं। तो देखिए, प्रशांत किशोर कहां से बैकअप हो रहे हैं, कौन उनको बैकअप कर रहा है, यह सब समझ में आ रहा है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में एक बात जान लीजिए, बिहार की जनता जंगल राज और जंगल राज के खिलाफ बस 2 ही केंद्र बिंदु है, लालू यादव की सत्ता रहेगी या लालू यादव के विरोध की सत्ता रहेगी, इसी पर वोटिंग होगा। और मुझे लगता है कि उस समय में नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा टिकने वाला नहीं है। 20 वर्षों में जो विकास बिहार में हुए हैं, उस विकास के आधार पर, और मैं आपको पंकज जी, मैं भी आपको कहना चाहूंगा, और मैं प्रवक्ता भी, जनसुराज के प्रवक्ता को यह कहना चाहता हूं कि एक रोड मैप दीजिए ना, एक रोड मैप दीजिए। अच्छा, चलिए, रोड मैप की भी बात कर लेंगे, 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 एक विषय जरूर आना चाहिए, रोड मैप की भी बात कर लेंगे। राहुल गांधी मैं आ रहा हूं, मैं और भी 2 पैनलिस्ट हैं, जरा ध्यान, बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले? ठीक है, मैं आ रहा हूं सुजीत आपके पास, आपसे पूछूंगा डॉक्टर संजय,
डॉक्टर बौखलाए हुए क्यों हैं? नहीं, एक मिनट डॉक्टर संजय, बौखलाए हुए क्यों हैं? एक मिनट। राजद के लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? जनसुराज पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जाती है। कम से कम आप अपने नहीं। टर्न पे बोलिए। आपको बहुत समय दिया हमने, सबसे ज्यादा समय दिया। मैं डॉक्टर संजय आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये दिख रहा पोस्ट पोल पॉसिबिलिटी है प्रशांत किशोर किसी दल के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या अगर मान लिया जाए कि एक ऐसी स्थिति बने जिस स्थिति में किसी पार्टी के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं हो और जनसुराज के पास एक फिगर हो, जो फिगर चुनाव में तय कर सकता है कि हाँ इनके साथ जुड़ जाने के बाद इनकी सरकार बन जाएगी। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या जनसुराज उस समय फिर से एक बार बिहार को चुनाव में धकेलना चाहेगी या किन्हीं के साथ पोस्टपोल अलायंस करके सरकार बनाएगी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि बिल्कुल अगर वैसी स्थिति बनी तो पोस्टपोल अलायंस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और राजनीति की एक बात मैं समझ पाया हूं, हो सकता है कि मेरी समझ सही ना भी हो, राजनीति में जो बोला जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो लोग बोलते नहीं। जो आपने कहा ना कि अभी कुछ तस्वीर ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी किसी गठबंधन के साथ हैं, दिल्ली में कहीं और उनकी मुलाकातें बातें चल रही है। आईपी गुप्ता जो हैं वो आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं, कांग्रेस के प्रति वो बात कर रहे हैं। तो राजनीति में बातें बाहर कुछ और होती है, अंदर में कुछ और होती है। इसलिए मुझे लगता है कि पोस्टपोल अलायंस की संभावना क्यों नहीं बन सकती है। ऐसा क्या है कि नहीं बन सकती है? जब लेफ्ट पार्टी कहती है कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन हम समर्थन देंगे, क्या जनसुराज ऐसा फॉर्मूला नहीं अपना सकती है कि ठीक है इनकी सरकार बने, हम इनको बाहर से समर्थन देंगे, एक विचारधारा के स्तर पर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के स्तर पर। और ये बात तो प्रशांत किशोर हर सभा में बोलते हैं कि भाई रोजगार दे दीजिए, पलायन रोक दीजिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य सेवा देना शुरू कर दीजिए, मैं अपनी पार्टी को विड्रॉ कर लेता हूं, मैं अपने आंदोलन को विड्रॉ कर लेता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं। तो भाई जब परिणाम आएंगे और कोई पार्टी कहेगी कि हाँ बिल्कुल उन मुद्दों को हम केंद्र में रखेंगे जो मुद्दे आपके चुनाव में रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आपने बिहार के गाँव में घूमा है, और मैं जिला में खूब जाता हूँ मसूदुद्दीन साहब, मैं तो गाँव का आदमी हूँ, मैं तो गांव से ही निकल करके आया हूं, इसलिए जिला में मैं खूब जाता हूं। और जिले में जो हर पार्टी को जो अपनी अपनी पकड़ है, अपनी अपनी जो प्रभाव तरीके से प्रभावित करते हैं लोगों को, उसको भी मैं देखता हूं। तो दोनों तरीके से जो मेरा आकलन है उसमें मैं आपकी संभावनाओं का हमेशा तारीफ करता हूं कि प्रशांत किशोर जी को संभावना के तौर पर बिहार की जनता देख रही है, और अगर नहीं देखती तो बाई इलेक्शन में 10% आपको वोट नहीं आता। ये वोट बताता है कि संभावना आप में भी लोग देख रहे हैं। लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन जब जातीय समीकरण के आधार पर गोलबंद होगा तो मुद्दे के आधार पर खड़ी प्रशांत किशोर जी की पार्टी कितनी मजबूत रह पाएगी या नहीं मजबूत रह पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर कुछ सीटें आती हैं आपको, या अगर बेहतर आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी या प्रशांत किशोर जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं, ये सारे लोग कोई ना कोई अलायंस के साथ पोस्टपोल अलायंस पर विचार कर सकते हैं। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे संवाददाता सुजीत भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत, आपकी बात आईपी गुप्ता से हो रही थी, वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, तो क्या मान लिया जाए आईपी गुप्ता महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं? नहीं, वो शतरंज की चाल चल रहे हैं पंकज जी। आईपी गुप्ता का कहना था कि ना मेरे लिए कोई अछूत नहीं है, ना एनडीए ना महागठबंधन, मैं अपने शर्त पे जाऊंगा, जो मेरी शर्त मानेंगे मैं उसके साथ जाऊंगा, मेरा शर्त आरक्षण है, उसको जो देने के लिए स्वीकार कर ले मैं उसके साथ जाने के लिए स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर लूंगा। उनका एक तरफ ये कहना था कि वो लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो साथ ही साथ वो नीतीश कुमार के डेवलपमेंट मॉडल के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनका ये कहना था कि जो उसके अलावा ऑबिट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एनडीए मेरे लिए अछूत नहीं है, वो मेरी बातों को मान ले। तकलीफ उनको इस चीज की थी कि बकौल आईपी गुप्ता
कि उनकी जो ताकत थी उस ताकत को अब जाकर के एनडीए हो या फिर महागठबंधन अब पहचान रहा है, जिस ताकत का वो दावा कर रहे हैं। क्या ताकत है, नई ताकत है, वो तो आईपी गुप्ता बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि मैंने उनसे ये सवाल हालांकि किया था कि आप पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि पत्ता मैं क्यों खोलूंगा, जो मेरे शर्त पे आएगा। मेरी पहली शर्त यही है कि आप मेरे शर्त को मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं एक लकीर खींचूंगा, उस लकीर पे दोनों में गठबंधन अगर तैयार है चलने के लिए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो सीरियस इस चीज को नहीं नकार रहे हैं कि मैं महागठबंधन के साथ जाऊंगा या फिर एनडीए के साथ जाऊंगा। जो टेक्निकल चीजें हैं उस चीज को भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि आरक्षण की जो मांग है वो बिना एनडीए के पूरी नहीं होगी। वो एक तरीके से एक हाथ से लेने और एक हाथ से देने वाली बात पे यकीन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी किसी बयान से महागठबंधन या फिर एनडीए में उनका इंच भर भी कहीं से कोई दूरी नजर आए। लेकिन हाँ, ये वो क्लियर कर चुके हैं कि भाई हम जो है अपनी शर्त पे लड़ेंगे। पर ये बताइए कि क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकी संभव है क्या? ये भी चर्चा बड़ी जोरों पर है कि दिल्ली में मुलाकात हुई है। दूसरी चर्चा आप जानते ही हैं कि वीआईपी सुप्रीमो दिल्ली आए थे, उसके बाद मीडिया में खूब चला कि वो एनडीए में उनकी मुलाकात हुई है, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, वो वापस लौटे। इसका उन्होंने खंडन किया, इसको गलत साबित किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं महागठबंधन में हूँ, उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो माहौल क्या है, वीआईपी के भीतर माहौल क्या है, वीआईपी को लेकर के आरजेडी क्या सोच रही है, आईपी गुप्ता की ताकत को एनडीए और आरजेडी किस तरीके से देख रही है, और प्रशांत किशोर अकेले अभी हैं पर कल किसके साथ जा सकते हैं, इसकी चर्चा क्या है। कहने को तो आरजेडी कहती है वो बीजेपी की बी टीम है, पर ये जो गुपचुप मुलाकात, फिर चिराग एनडीए में है, प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं, तो ये चल क्या रहा है वहां पर? दरअसल क्या पोल के बाद भी, पोस्ट पोल भी कुछ हो सकता है, या अभी जो हम देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है? चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आपके पास जानकारी क्या है? देखिए पंकज जी, मैं बारी बारी से सारी चीजों को बताऊंगा जो जानकारी मेरे पास आ रही है। सबसे पहली बात, चिराग पासवान ने कल स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो एनडीए में है और कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। चिराग पासवान का यह बयान कल ही आ चुका है। अब रही बात मुलाकात का, पंकज जी, राजनीति में रिश्ता भी कुछ होता है क्या? राजनीति में तो अपना अपना हित होता है। जिस दल को अपने हित की ज्यादा फिक्र होती है वो मौके के हिसाब से अपने रिश्ते को बना लेते हैं। अब प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जो गुपचुप मुलाकात हुई है, इसकी चर्चा बिहार में भी शुरू हो चुकी है। हकीकत क्या है ये तो जनसुराज और कांग्रेस ही बता पाएगी ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है। और रही बात मुकेश सहनी की, देखिए प्रशांत जी, पंकज जी माफ करेंगे, पंकज जी, कोई ये कह के जाता है क्या कि हमारी किसी से बातचीत हो रही है या हम किसी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं? ये कोई नहीं कहता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देश अपने हित और दल हित की बात होती है। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगा पंकज जी, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये आज सुबह की जानकारी है, जो बहुत ठोस सूत्र मुझे बताए हैं कि एनडीए का एक कुनबा अगले 5 से 7 दिन में एनडीए का कुनबा बढ़ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की लगभग एंट्री फाइनल हो गई है बिहार की राजनीति में। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार कल ओम प्रकाश राजभर की इस मुद्दे पर अमित शाह जी से बात हुई है। कल सुबह उनकी बात हुई है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और जो जानकारी ये भी आ रही है, 3 से 4 सीटों की बातचीत, जो फिलहाल जानकारी मेरे पास है वो आ रही है। तो ये चूंकि जानकारी मेरे पास थी, मैंने इसको एड ऑन कर दिया। अब मजेदार सी बात ये है ना पंकज जी कि एनडीए में अगर आईपी गुप्ता आते हैं या फिर मुकेश सहनी आते हैं या फिर राजभर आते हैं, तो सीटों का सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसको देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट इसमें होगा कि भाई किसे कितनी सीट मिल रही है। देखिए पंकज जी, प्रशांत किशोर शुरू से इस चीज को कहते रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, वो लाइन खींचते रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। राजनीति में संभावनाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, ये चलते रहता है। ये कोई अछूत वाला बात नहीं होता है। सिंपल सा एक बयान देना होता है कि फलाने चीज के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए हैं और चलिए अन्य बातों को। ठीक है, ये बात जो आप कह रहे हैं, बड़ा सवाल यही है
कि ये गुपचुप मुलाकात पीके और कांग्रेस का क्या नए समीकरण की ओर ले जा रहा है? क्या अगर प्री पोल नहीं हो तो पोस्ट पोल हो सकता है? प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को या महागठबंधन को? आरजेडी कहती है बीजेपी की बी टीम है। अगर वो ज्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर किसकी बी टीम कहलाएंगे? या फिर प्रवक्ता जनसुराज सैयद मसीउद्दीन साहब जो दावा कर रहे हैं परिवर्तन की लहर बड़ी तेज है, तो ये प्री पोल दावे ऐसे होते हैं, पर क्या पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर तख्ता पलट देंगे और अपनी ताकत से सत्ता में बन जाएंगे? इसकी संभावना मुझे तो कम दिखाई देती है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल कौन किसके साथ जाएगा औपचारिक तौर पर मोहर लगना बाकी है, लेकिन गुपचुप मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसलिए चुनाव से पहले भी और टिकट बंटने के दरमियान भी कई सारे दल इधर से उधर जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। बड़ा सवाल यह है कि तीसरी ताकत के रूप में उभरे हुए प्रशांत किशोर क्या पोल के बाद किसी और दल के साथ जा सकते हैं अगर सरकार बनाने की संभावनाएं होती हैं तो? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी क्या सचमुच प्रशांत किशोर पे दांव खेल रही है कि 67 सीटों पर पीके एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे और महागठबंधन की सरकार आसानी से बन जाएगी? इस बात में कितना दम होगा यह चुनाव परिणाम के बाद ही साबित होगा। बहरहाल मनीष पांडे, सुजीत कुमार, प्रवक्ता जनसुराज सैयद मसीउद्दीन साहब और डॉक्टर संजय कुमार इस बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।